वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं लास्ट 2-3 वीक से तो आपने देखा होगा कि मैंने अपने एक फ्रेंड के साथ एक पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की है। उसके अंदर लास्ट टाइम हमने बात की थी ग्रोइंग वेल्थ इन 2022 एंड बियॉन्ड एंड एनालिटिक्स शो कर रहे हैं कि आप लोगों को वो पॉडकास्ट अच्छी लगी और आई होप कि आगे भी आपको इस तरह की जो सीरीज मैं बनाऊंगा मैं डिफरेंट अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट करूंगा अपनी इस पॉडकास्ट के ऊपर। आज अगेन मैंने यासीन निज़ामी को इनवाइट किया था जस्ट टू डिस्कस अबाउट द एनर्जी क्राइसिस ओवरऑल इन द वर्ल्ड और स्पेसिफिकली एनर्जी क्राइसिस जो यूरोप के अंदर हो रहा है, खासतौर पे रशिया और यूक्रेन की वॉर की सिचुएशन की वजह से हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा एक एक टर्म है ईएसजी। ईएसजी किस तरह से डेट्रीमेंटल हो रही है यूरोप के लिए, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा हम श्रीलंका का जो पूरा डिबैकल है, जो उसके साथ जो इश्यूज हो रहे हैं, हो चुके हैं, डिफॉल्ट हो चुका है श्रीलंका, वो किस तरह से ईएसजी से इम्पैक्टेड था, उसके बारे में भी हमने बात की। इसके अलावा हमने पाकिस्तान का इम्पैक्ट भी देखा कि पाकिस्तान का जो एंगल है, वो किस तरह से इम्पैक्ट होता है ओवरऑल एनर्जी क्राइसिस से पूरी दुनिया की वजह से। हमने उस पे भी बात की थी। इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात की थी। आई होप कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आएगी और आपको आगे भी इस तरह की सीरीज अगर आपको देखनी हो तो प्लीज कमेंट में लिख के बताएं। सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को और लाइक कर दें इस वीडियो को, और अगर आपको सपोर्ट करना है इस चैनल को तो प्लीज मेंबरशिप ओपन है यूट्यूब की, आप वहां पर जा सकते हैं। अगर आपको डोनेशन करनी है तो आप इजी पैसा जैज कैश, अगर आप पाकिस्तान के अंदर है तो आप वहां से आप डोनेशन कर सकते हैं। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। हमारे रेजिडेंट इकोनॉमिस्ट साथ में हमारे यासीन। आज हमारा जो टॉपिक होगा बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कुछ अरसे पहले तक पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड था, लेकिन पाकिस्तान अभी भी अफ़ेक्टेड है, लेकिन शायद उसका मैग्नीट्यूड उतना नहीं रहा है। और अगर हम कंपेयर करें जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिनको हम देखते हैं, जिनको हम रोल मॉडल बनाते हैं इस पर्सपेक्टिव में, वो ज़्यादा इम्पैक्ट हुए हुए हैं आजकल। हमारा टॉपिक आज का होगा एनर्जी क्राइसिस का। यासीन, वेलकम बैक। हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया, अपने व्यूअर्स को भी बताया कि हम आज ये जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहले तो ये बताएँ कि क्या सिचुएशन है आजकल एनर्जी की, और यूरोप से स्टार्ट करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा कनाडा के बारे में बताएँ कि वहाँ क्या सिचुएशन है, और फिर यूरोप पे आते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि जो हमारा जो पिछला कंटेंट है वो आप लोगों को पसंद आया होगा और हम ये सोच रहे थे कि अगर ये आप लोगों को पसंद है तो हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और एक पूरी सीरीज इसकी रन करेंगे। तो आज हमारा सेकंड एपिसोड है इसका। तो ईएसजी से पहले हम थोड़ा-सा मैं आप लोगों को हिस्ट्री में लेके जाऊँगा 1970s के अर्ली में। हेनरी किसिंजर जो यूएस के सेक्रेटरी स्टेट थे। काफ़ी वेल नोन किस्म के पर्सन हैं वो, क्योंकि हिस्ट्री में उनका काफ़ी ज़िक्र रहता है। तो उन्होंने एक कोट उनका एक कोट है वो काफ़ी मशहूर है, जो अक्सर आपको सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुआ नज़र आता है। उन्होंने कहा था कि जो कोई भी फूड को कंट्रोल करता है, वो लोगों को कंट्रोल करता है, ठीक है? और जो एनर्जी को कंट्रोल करता है, वो कॉन्टिनेंट्स को कंट्रोल करता है। और जो फाइनेंस या मनी को कंट्रोल करता है, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। तो राइट। ये इनका बड़ा मशहूर कोट है, जो टाइम एंड अगेन लोग इसको जो है कोट करते हैं इन रिलेशन टू ग्लोबल इकोनॉमिक्स और ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर। तो हम इस पे दोबारा से आएँगे, मैं जब ईएसजी और एक एनर्जी क्राइसिस पे हम टच करेंगे, तो हम दोबारा इस कोट को रेफर करेंगे, तो आपको समझ आएगी ये किस तरह ये कोट मेक सेंस करता है। तो हमने भी रिसेंटली देखा है कि एनर्जी का एक क्राइसिस आया हुआ है यूरोप के अंदर, ख़ास करके जब ये यूक्रेन और रशिया की वॉर शुरू हुई है। लेकिन हकीकत ये है कि ये क्राइसिस ऑलरेडी एक्सिस्ट करता था 2021 के अंदर। यानी कि वॉर तो हमारी 2022 में शुरू हुई है ना, फरवरी-मार्च के अंदर। उससे राइट। पहले से ये क्राइसिस जो है वो बॉयल कर रहा था। ऑफ कोर्स वॉर एज़ अ कैटलिस्ट के तौर पे सामने आया और उसने इसको एक्स्पोनेंशियली जो है वो बढ़ा दिया है। लेकिन ये ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता था और उसकी वजह बेसिकली यूरोप की जो है वो एनर्जी पॉलिसीज़ हैं। ओपनली अब तो मीडिया के अंदर इसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि किस तरह इडियोटिक किस्म की जो है यूरोपियन पॉलिसीज़ रही हैं पिछले 10 साल के अंदर एनर्जी के हवाले से। और एक वीडियो क्लिप भी बीच में सर्कुलेट हो रहा था कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे कि ट्रम्प जो है 2018 में सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जर्मनी को वार्न कर रहा है कि भाई आपकी जो हाँ, एनर्जी हाँ, मैंने पॉलिसी है वो मैंने भी देखी 100% है। डिपेंडेंट है ये रशिया पे। और एग्ज़ैक्टली। जर्मन जो डेलीगेशन था वो हंस रहे थे सब उसके ऊपर। यस, यस। अम, तो वही बात सच हो गई। तो बेसिकली बिल्कुल। इसका सारा ताल्लुक वही ईएसजी फ्रेमवर्क के ऊपर है। और ये ईएसजी फ्रेमवर्क जो है वो जो हमारे ग्लोबल एलिट्स हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में ज़िक्र किया था कि कुछ लोग हैं जो टॉप पे बैठे हुए हैं जो इस तरह की पॉलिसीज़ बनाते हैं, जिसमें आईएमएफ शामिल है, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम शामिल है, जिसमें वर्ल्ड बैंक शामिल है। ये न्यूट्रल
फेसेस हैं दुनिया के अंदर और इनके पीछे ऑफ कोर्स जो डिसाइडिंग पावर है वो यूएस गवर्नमेंट है, यूरोपियन गवर्नमेंट है। अ, तो बेसिकली ये एक पूरा एक सर्कल है एलीट्स का जो इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं। तो ईएसजी स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। तो इसका जो राइट। ओवरऑल फ्रेमवर्क है वो ये है कि किस तरह हमने ग्लोबल पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, किस तरह हमने एनर्जी कंजम्पशन को कंट्रोल करना है और किस तरह हमने फाइनेंस को कंट्रोल करना है ताकि हम एक सस्टेनेबल वर्ल्ड की तरफ जाएं, क्योंकि अभी हर चीज जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है ना, पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है पूरी दुनिया की। एनर्जी कंजम्पशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है। तो उन्होंने उसको जो है वो एक सिस्टम में लेके आना है कि हम इसको किसी तरह सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर्म में लेके आए। और ऑफ कोर्स उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल चाहिए, पावर चाहिए। तो ये सारा कुछ उसी के पीछे होता है। तो ये इस फ्रेमवर्क के हवाले से उन्होंने कुछ रेटिंग्स बनाई हैं कि भाई अ, हर कंट्री को जो है वो ईएसजी मैट्रिक्स के अंदर अपनी रेटिंग जो है वो बरकरार रखनी है। अगर आप वो रेटिंग बरकरार नहीं रखते तो आप पे जो है वो पेनल्टीज लगेंगी, आपको फॉरेन जो है डेट नहीं मिलेगा, लोन नहीं मिलेगा, आपको किसी किस्म की फंडिंग नहीं मिलेगी। तो अगर आप उस रैंकिंग में नीचे आते हैं तो यू आर मिसिंग आउट, यानी कि आपको जो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर जो इंसेंटिव्स मिलते हैं दूसरे कंट्रीज की तरफ से वो आपको नहीं मिलेंगे। अगर राइट। आप अपनी रेटिंग्स इंप्रूव करेंगे देन पीपल विल गिव यू मनी, कैपिटल टू इन्वेस्ट। इवन इवन इन्वेस्टमेंट्स के अंदर मैंने देखा है, अभी मैं यहाँ पर कुछ जगहों पे इन्वेस्ट करता हूँ, तो उधर भी ईएसजी पोर्टफोलियोज अलग से आते हैं। मतलब बिल्कुल। मुझे हैरत ये होती है कि अब ऑल्दो के देख लिया कि कितने बड़े मसले हैं ईएसजी, अभी तो खैर बताओगे कि यार ईएसजी में क्या-क्या हम्म। इश्यूज आते हैं, लेकिन अभी तक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज के अंदर ईएसजी को घुसाया हुआ है। एग्जैक्टली, उसकी अट्रैक्शन ये होती है कि ईएसजी अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ कैपिटल फ्रॉम गवर्नमेंट्स। अभी जो यूएस में इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के तौर पे एक लॉ पास हुआ है जो कि आई थिंक समथिंग अराउंड $8 बिलियन। तो वो उसका एक एक मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो ईएसजी रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएगा। यानी कि ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर वो फंडिंग जाएगी। तो ऑफ कोर्स इन्वेस्टर जो है वो कैपिटल के हिसाब से मूव करता है ना, इन्वेस्टर देखता है कि किस सेक्टर में या किस कैटेगरी में कैपिटल मूव हो रहा है, खास करके बिग गवर्नमेंट की वजह से। तो हुँ, इन्वेस्टर फिर उस तरफ अपना पोर्टफोलियो सेट करते हैं। तो ये ऑफ कोर्स एक नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये इन्होंने पॉलिसीज ऐसी बनाई हैं जिसकी वजह से कैपिटल इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट होता है। यानी कि उन्होंने रूल्स बना दिए कि भाई ये चीजें हैं, अगर आप ये करेंगे देन वी विल बी एबल टू फंड यू। और फंडिंग कहाँ से आती है? वर्ल्ड बैंक से आती है, आईएमएफ से आती है। खास करके जो हमारे जैसे कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनके पास इंटरनल कैपिटल तो नहीं होता ना, वो हमेशा कैपिटल बाहर इन्वेस्टर से लेके आते हैं। तो वो सारा आएगा ही उसी सिनेरियो में जब आप ईएसजी को कंप्लाई करेंगे। तो ये सारा उन्होंने एक फ्रेमवर्क बना दिया। अच्छा, यूरोप का जो इससे ताल्लुक है वो ये है कि यूरोपियन जो पॉलिसीज हैं खास करके जर्मनी के हवाले से, उन्होंने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी पॉलिसी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर दी है। और उसके मुताबिक उन्होंने किया ये है कि क्योंकि जर्मनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब है यूरोप का। यानी कि पिछले 50 ईयर्स से हमने देखा है जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई है जर्मनी हैज बीन द पावर ऑफ इकोनॉमिक इंजन इन यूरोप। तो जो मैन्युफैक्चरिंग है उनकी वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। और वो उसकी सारी डिपेंडेंस जो है वो एनर्जी के ऊपर है। उनके पास कोल की एनर्जी थी, उनके पास न्यूक्लियर पावर से रिएक्टर से जो उनकी कंट्री की जो है एनर्जी कंजम्पशन को ड्राइव करते थे। और फिर ऑफ कोर्स जो उनका शॉर्टफॉल था वो फिर रशिया से पूरी करते थे। रशिया से उन्होंने पाइपलाइंस ली हुई थी गैस की जिसकी वजह से वो अपनी एनर्जी जो शॉर्टफॉल है वो पूरा करते थे। हुआ ये लास्ट 10 इयर्स के अंदर ईएसजी की वजह से उन्होंने स्लोली अपनी एनर्जी रिलायंस जो है वो कट करना शुरू कर दी ऑन कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी इन फेवर ऑफ सपोर्टिंग ग्रीन प्रोजेक्ट्स। ऑफ कोर्स अब ग्रीन प्रोजेक्ट जितने भी हैं चाहे वो विंड टर्बाइंस हों या सोलर हों या टाइडल हो, हाइड्रो लो। हुँ, उनके लिए आपके पास एनवायरनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अब जर्मनी जैसे जितने भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंट्रीज़ हैं, वहाँ तो उस तादाद में सन भी नहीं होता, सनशाइन भी नहीं होती, ना ही विंड होती राइट। है, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स आप रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं कर सकते। हुँ, तो उससे हुआ ये कि उन्होंने उसमें कैपिटल तो इन्वेस्ट किया लेकिन एनर्जी जी की जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो नहीं हो सकी उस हवाले से। तो अभी भी उनकी एक खास हद तक एनर्जी रिलायंस कोल और न्यूक्लियर के ऊपर है जो वो शट डाउन कर चुके हैं अपने पावर प्लांट्स। और वो अब इस वक्त टोटली रिलाय रिलाय कर रहे हैं रशियन गैस के ऊपर। और अभी आपने देखा कि रशिया ने किस तरह गैस की जो है वो पाइपलाइन जो है वो लोग इस पे इल्जाम लगा रहे हैं कि यूएस पे रशिया ने खुद कहता है। ब्लो की है या हाँ, यूएस ने की है। हाँ। एनीवे, लेकिन अब जर्मनी जो है खास तौर पे वो एक डिजास्टर सिचुएशन में है जबकि उनके पास एनर्जी की सप्लाई नहीं आ रही, जिससे उनकी ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इम्पैक्ट इम्पैक्ट होगी, उनकी जो इम्पोर्ट्स हैं वो इम्पैक्ट होंगी, प्लस विंटर आ रहा है और विंटर में उनको अपने घरों को हीट करने के लिए नेचुरल गैस की जरूरत है।
जो ऑफ कोर्स हुँ। एक बिग बिग चैलेंज है। हुँ, बिल्कुल। क्योंकि इसके अंदर जैसे हम पाकिस्तान के अंदर देखते थे कि गर्मियों में लोड शेडिंग होती थी और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, हम तो एक्स्टम थे। लेकिन यूरोप हुँ, में तो मेरे ख़्याल से आई डोंट थिंक सो कि डिस्टेंट पास्ट के अंदर इस जनरेशन ने, इवन लास्ट जनरेशन ने ये टाइम देखा हो जिसके अंदर उनके पास सर्दियों में अपने घरों को हीट करने के लिए एग्ज़ैक्टली। एनर्जी ना हो। इस तरह तो मेरे ख़्याल से इस कौम ने कभी देखा ही नहीं होगा। दिस बिल्कुल, वुड बी बिल्कुल। द फर्स्ट टाइम। अच्छा, और मतलब दूसरी बात ये कि हम खुद रह ईएसजी। चुके हैं यूके में हुँ, पिछले 10-15 साल में। मेरे नज़र से तो कभी गुज़रा ही नहीं ऐसा कि कभी पावर का शॉर्ट यानी कि शटडाउन हुआ पावर हो शॉट, या हाँ। कोई पावर शॉर्ट हो जाए। मतलब अभी जो न्यूज़ लेकिन आती है कि फ्रांस के अंदर वो लोग कह रहे हैं कि भाई आप हीटिंग को एक स्पेसिफिक थर्मोस्टेट के ऊपर रख दें, उसके ऊपर फाइन्स हैं, अगर आपने दरवाजे खुले छोड़ दिए अपने। मतलब इस तरह की बातें तो हमने कभी सुनी नहीं, ऑल्दो कि ये अच्छी चीज़ है, एनर्जी कंज़र्वेशन इज़ ऑलवेज़ गुड बिल्कुल, बिकॉज़ उसमें आपके पैसे भी बचते हैं, उसमें एनवायरनमेंट को भी फ़ायदा होता है, लेकिन हमने कभी सुना नहीं था यूरोप के अंदर कि ये इस तरह से कोई चीज़ हो सकती है। बिल्कुल। और सिर्फ़ ये यूरोप में नहीं, ये कुछ हद तक नॉर्थ अमेरिका में भी इस तरह के हाँ, इम्पैक्ट बल्कि नज़र आ मेरा रहे हैं ख़ास क्वेश्चन तौर ये भी था कि नॉर्थ अमेरिका हाँ। में अभी क्या सिचुएशन है? कनाडा और यूएस के अंदर क्या सिचुएशन है? कनाडा उस हवाले से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है क्योंकि कनाडा काफ़ी हद तक एनर्जी खुद प्रोड्यूस करता है क्योंकि कनाडा का जो ऑयल है वही एक मेन एक्सपोर्ट है। लेकिन कनाडा के न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी हैं, न्यूक्लियर पावर हुँ। प्लांट भी हैं जो इस तो वक़्त ईएसजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कनाडा उस तरह कंप्लायंट नहीं है, इसका मतलब है? एनर्जी ईएसजी जो है वो सिर्फ़ एनर्जी को ही हिट नहीं करती, उसमें दूसरी चीज़ें भी हैं। उसमें आपकी कार्बन फुटप्रिंट है, जिसमें आपकी जो फार्मिंग है वो काफ़ी इम्पैक्ट होती है। अच्छा, फार्मिंग एक एक हाँ, दूसरा वो एक अलग एलिमेंट है टॉपिक उसका, है, बिल्कुल, उस पे भी बिल्कुल। हम आएँगे। लेकिन हाँ। अभी ऑफ़ कोर्स अगर आप लिस्ट देखें ना ईएसजी कंप्लायंट कंट्रीज़ की, उसमें ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फिर ऑफ़ कोर्स कनाडा है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर एंड में यूएस आता है। तो नॉर्थ हुँ, अमेरिका उस लिहाज से अभी टॉप ऑफ द रेंज नहीं है ईएसजी मैट्रिक्स के अंदर। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ है, ख़ास करके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। तो हुँ, कनाडा उस लिहाज से अभी इतनी वर्स्ट कंडीशन में नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ट्रूडो की जो पॉलिसीज़ है वो अभी आ रही हैं, जो बिल्कुल इन लाइन होंगी ईएसजी के साथ। ऑफ़ कोर्स इससे आगे जाके इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हुँ। यूएस के अंदर कैलिफ़ोर्निया में ख़ास तौर पे, वहाँ पे इन्होंने ये हरकतें शुरू की हैं। इन्होंने अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैं वो शट डाउन कर दिए हैं इन फ़ेवर ऑफ ग्रीन एनर्जी। तो वहाँ पे इम्पैक्ट्स आ रहे हैं, वहाँ पे ब्लैकआउट्स भी हो रहे हैं और जो वहाँ की अम स्टेट गवर्नमेंट है, वो लोगों को जो है वो कह रही है कि आप एनर्जी कंज़म्पशन जो है रिड्यूस करें। अपनी इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो अननेसेसरी पावर पावर में प्लग ना करें। तो वो ये उन्होंने ऑलरेडी ये वो यूएस मेजर्स में शुरू कर दिए हैं। ये यूएस में कह रहे हैं? ये कैलिफ़ोर्निया में अच्छा, कैलिफ़ोर्निया जहाँ पर ईवी का सबसे बिल्कुल। बड़ा हब है। अच्छा, जी वहाँ हाँ, ये हो रहा बिल्कुल। है। अच्छा, वहाँ ये अच्छा। हो रहा है। तो यहाँ पे भी शुरू हो चुकी हैं चीज़ें, लेकिन ऑफ़ कोर्स उस एक्सटेंट पे नहीं है जितनी यूरोप में है। यूरोप में तो क्राइसिस आया था इस वक़्त। और हुँ, मैं कुछ लोगों से जो मेरे दोस्त हैं यूरोप में, मैं उनसे पूछ भी रहा था, तो वो ये बता रहे थे कि उनका एनुअल घर का जो एनर्जी बिल था पहले, वो था अराउंड 2000 यूरोज़ या पाउंड्स। राइट। अब जो वो रिन्यू कर रहे हैं ना, क्योंकि हर साल की आपको एक कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना पड़ता है, वो आ रहा है कोई तकरीबन 10,000 के करीब। यानी कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। 5 टाइम्स जो है उनकी एनर्जी बिल एकदम से बढ़ गई है एनुअली। और ये हुँ, सिर्फ़ रेज़िडेंशियल घरों की बात कर रहा हूँ। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखते हैं तो दैट्स समथिंग आउट ऑफ द चार्ट। एक हुँ, बंदे ने अपना एक इस पे ट्विटर पे पोस्ट किया था कि उसकी एक छोटी-सी वो थी, कॉफ़ी शॉप थी, जिसमें उसका एनर्जी बिल था कोई 10 ग्रैंड पर ईयर। और अब हुँ। वो नेक्स्ट बिल उसका आ रहा है, नेक्स्ट रिन्यूएबल बिल आ रहा है उसका 30,000 यूरोज़ ओह! के ऊपर। तो इस इन कंडीशंस में अब आप देखें कि जो बिज़नेसेज़ हैं, ख़ास तौर पे जो स्मॉल मीडियम बिज़नेस है, कॉफ़ी शॉप्स हैं या रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगे? या तो हुँ। उनको वो कॉस्ट पास ऑन करनी पड़ेगी अपने जो कि कंज़्यूमर्स करते को, हैं ऑफ़ कोर्स। जो उनको करनी पड़ेगी, उसकी वजह से क्या हुँ, होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगी बिल्कुल। जो सर्विसेज़ की हैं। तो इससे पूरा जो है यूरोप इम्पैक्ट हो रहा है इकोनॉमिकली, ना सिर्फ़ रेज़िडेंशियल बल्कि जो इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ हैं, जो एक्सपोर्ट्स हैं या सर्विस इंडस्ट्री है जिस पे वो रिलाई करते हैं हेविली, वो ऑफ़ कोर्स इस पे काफ़ी जो है नेगेटिव हिट लेगी। अच्छा, इसमें मैंने न्यूज़ ये भी पढ़ी थी कि अब वो ये जो पूरी पॉलिसी है, ये बैकफ़ायर की है और इसकी वजह से अब उन्होंने दोबारा से रीएक्टिवेट करना शुरू किया कोल फायर्ड प्लांट्स को, ऑयल फायर्ड प्लांट्स को। लेकिन ऑफ़ कोर्स उसमें टाइम लगता है क्योंकि वो बंद पड़े हुए होंगे और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिवाइव करने में बिल्कुल। टाइम लगेगा और ये विंटर्स और प्रोबेबली नेक्स्ट का अगर ये रशिया के साथ इसी तरह से रहता है तो आई डोंट नो कि ये कब तक इसी तरह से चलता रहेगा और अगेन इन्फ्लेशन तो जाती हुई नज़र नहीं आ रही है। अगर ये सब कुछ इस तरह से हुँ, रहेगा तो फिर इन्फ्लेशन तो नहीं जाती है। अगर बिल्कुल। ये असल हुँ, में दूसरा एक एलिमेंट इसका ये है कि इस पूरी ईएसजी मूवमेंट की वजह से जो कैपिटल है ना, उसको हाइली डिस्करेज किया गया है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट के हवाले से। यानी कि हुँ, लास्ट 10 इयर्स में आप देखें कैपिटल जो है वो इस सेक्टर में गया ही नहीं है।
ये अगर आपने किसी भी सेक्टर को इवॉल्व करना है या उसको एक्सपैंड करना है, आपको कैपिटल चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए और एनर्जी सेक्टर जो है वो ऐसा है कि वो ओवरनाइट जो है आप उसको टर्न ऑन नहीं कर सकते। इट टेक्स इयर्स ऑफ प्लानिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड डिप्लॉयमेंट, तब जाके आप उसका आउटपुट जो है वो अवेल कर सकते हैं। लेकिन वही है कि क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर से बिल्कुल डाइवर्ट हो चुकी है, सारी की सारी इन्वेस्टमेंट जा रही है टेक सेक्टर में या ग्रीन एनर्जीज के अंदर, तो जो ट्रेडिशनल एनर्जी सेक्टर्स हैं वो कम्प्लीटली इन्वेस्टमेंट से जो है वो निगलेक्टेड हुए हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ऑफ कोर्स उसमें ग्रोथ नहीं हुई तो कैपेसिटी इंप्रूव नहीं हुई, और जो रही रही सही कैपेसिटी थी वो उन्होंने इन सारी ईएसजी मैट्रिक्स को मीट करने के लिए उन्होंने उसको रिड्यूस करना शुरू कर दिया, और कुछ काफी हद तक जो है इन्होंने अपने पावर प्लांट्स खुद शट डाउन किए ताकि वो हुँ। कार्बन फुटप्रिंट जो है अपना मैच कर सकें। तो तो अभी ये क्या सारी चीजें सिचुएशन है? डिजास्टर का। हाँ, अभी हाँ, मतलब क्या सिचुएशन है? आगे विंटर्स में क्या होगा वहाँ पर? अभी तो इनफैक्ट विंटर्स स्टार्ट होने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट हो गए हैं। तो बिल्कुल, क्या सिचुएशन तो सिचुएशन है? बहुत खतरनाक है। अगर आप न्यूज़ सर्च करें तो आपको लगेगा कि जो बेचारे यूरोपियन खुद अपने तौर पे अरेंजमेंट कर रहे हैं लकड़ियों का, जो ख़ासकर जो जलाने वाली लकड़ी होती हाँ, हैं, मैंने काव अपने डंग भी घरों को वार्म सुना है कि करने के वो लिए। भी, हाँ, वो भी एग्ज़ैक्टली। स्टार्ट कर, हाँ, तो सिचुएशन तो काफ़ी काफ़ी डार्क है, और अच्छा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज भी करेगी तो उसका इम्पैक्ट जो है नियर टर्म नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, वो उसको उसमें टाइम ये भी लगेगा। था कि जो ऑयल एक्सपोर्ट हो रहा था फ्रॉम, लाइक इंपोर्ट कर रहे थे वो लोग सऊदीया से, क्योंकि मेजॉरिटी वहीं से आता है। तो हुँ। सऊदीया ने भी कुछ गेम प्ले किया है, एंड द रेट्स फॉर ऑयल टुवर्ड्स यूएस इज़ डिफरेंट देन द यूरोप। यूरोप के लिए कुछ प्रेफरेंशियल रेट्स मिल रहे हैं और यूएस के लिए अलग रेट्स हैं। तो वहाँ से कुछ सपोर्ट तो मिल रही होगी, लेकिन ऑफ कोर्स वो बात तो नहीं होगी जो जो ऑयल आपको हाँ। रशिया से मिल रहा है। बिल्कुल। ऑयल ऑयल तो एक एलिमेंट है ना, लेकिन उनका जो हेवी रिलायंस है एनर्जी की यूरोप की, वो गैस है, नेचुरल गैस, जो सिर्फ़ हुँ, रशिया से आती है। और राइट। जहाँ तक ऑयल का ताल्लुक है, ऑयल में अभी आपने रिसेंट न्यूज़ देखी होगी कि ओपेक ने अपनी जो प्रोडक्शन है वो कम की है, ऑलमोस्ट हुँ, $2 मिलियन पर डे के हिसाब से। और उसका हाँ। नेगेटिव इम्पैक्ट आया यूएस के ऊपर, और यूएस जो है वो काफ़ी तड़ियाँ भी लगा रहा है ओपेक को। हाँ, और और उसपे ऑफ कोर्स रिटेलिएटरी सऊदी ने एक एक मैं वो देख रहा था ट्वीट उन्हीं की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, कि वो कह रहे थे कि भाई, वो बेसिकली एलिज कर रहे थे कि यूएस जो है हमें जो प्रेशराइज़ कर रहा है वो अपने इलेक्शंस की वजह से प्रेशराइज़ कर रहा है, जो बिल्कुल, कि बहुत करीब ऐसा आने ही है। वाले हैं। ऐसा ही मिड टर्म इलेक्शंस जो हैं वो होने वाले हैं अभी नवंबर में, और बाइडेन को ऑफ कोर्स कुछ दिखाना है कि भाई हमने कुछ किया है ताकि उनको दोबारा वोट्स मिलें। तो हुँ, उनका एक जो अटेम्प्ट है वो ये था कि किसी तरह ऑयल प्राइसेस को कम किया जाए ताकि वोट्स उनको मिलें, और सऊदीज़ ने जो है उनको हरी झंडी दिखा दी है इस चक्कर में। और उसके पीछे रीज़न्स हैं, इकोनॉमिक रीज़न्स हैं, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि जो यूएस डॉलर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहा है अगेंस्ट अदर करेंसीज़। हुँ। लेकिन यूएस से बाहर जितने दूसरे कंट्रीज हैं, वो काफी इम्पैक्ट होते हैं नेगेटिवली अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि अच्छा, उनकी अब ज़ाहिर-सी बात है अब अपनी करेंसीज हाँ, नीचे हो जाती हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है कि इस पूरे सिनेरियो का वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो बिल्कुल, यूरोप में क्राइसिस आ रहा है? क्योंकि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो काफी इंटरट्वाइंड है ना, ठीक है, हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है। आप अपने एक्सपोर्ट्स के लिए बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज से, तो अगर आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे हो रही हैं तो आपकी करेंसी पे हिट हो रही है। यूरो इस वक्त जो है ऑल टाइम लो है अगेंस्ट यूएसडी। तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो है इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी। जब आप चाइना से कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं, आपकी करेंसी अगर डाउन हो गई तो ऑफ कोर्स इंपोर्ट्स पे इम्पैक्ट आएगा। तो ओवरऑल आपकी जो ट्रेड बैलेंस है वो इम्पैक्ट होता है। उसकी वजह से हुँ। जो जो इंटरनल डोमेस्टिक इन्फ्लेशन है वो बढ़ती है। तो ऑफ कोर्स इम्पैक्ट तो काफ़ी जगह पूरी दुनिया में आ रहा है नेगेटिवली। अच्छा, लेकिन मैं दूसरा सोच रहा था कि एलिमेंट हमने। पाकिस्तान, हाँ, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर देखें यूरो को कंपेयर करें पाकिस्तानी रुपी से, तो अगर हम कुछ इंपोर्ट करते हैं यूरोप से, तो प्रोबेबली वो हमें थोड़ा-सा सस्ता तो नहीं, आई मीन वो पैरिटी में मिलेगा, क्योंकि हम तो डॉलर से डेप्रिशिएट कर रहे हैं, यूरो से उतना हुँ, फिर भी हमने डेप्रिशिएट नहीं किया है। लेकिन फिर जब हमारी एक्सपोर्ट्स होंगी वहाँ पर, तो वो भी कॉम्पिटिटिवनेस थोड़ा-सा कम हो जाएगा वहाँ पर। सो बिल्कुल। इट्स अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। हाँ, पाकिस्तान का थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ अपने चैलेंजेस भी हैं इस वक़्त, जो इनके जो डेट के हवाले से नेगोशिएशन चल रही है, उससे ऑफ कोर्स पाकिस्तान पे इम्पैक्ट होगा। लेकिन अगर हम दूसरे एलिमेंट्स देखें इसके, जो दूसरा एलिमेंट ईएसजी का है वो है फर्टिलाइज़र, यानी कि फार्मिंग। रिसेंटली हमने देखा कि इन्होंने नाइट्रोजन की नाइट्रोजन एज़ अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है फर्टिलाइज़र के अंदर, ठीक है? उन्होंने कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन पे बैन लगाना शुरू किया।
और इसका हम एग्ज़ाम्पल हमें नज़र आती है जो श्रीलंका में हुआ है। श्रीलंका में जो डिज़ास्टर आया वो तो ऑफ़ कोर्स इकोनॉमिक है, लेकिन उसके पीछे जो वन ऑफ द मेन रीज़न वो है वो फार्मिंग का था। 2019 में आई थिंक जो वहाँ के सदर थे श्रीलंका के, उन्होंने ईएसजी पॉलिसीज़ को अप्लाई किया अपनी कंट्री पे और कहा कि हम अपनी जो फार्मिंग है, वो ईएसजी कंप्लायंट बनाएँगे। उसका मतलब ये है कि हम फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स को बिल्कुल बैन कर देंगे। बिल्कुल तो नहीं, उन्होंने कहा था कि 30% हम बैन करेंगे और फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स में इसको कंप्लीटली हम बैन कर ऑर्गेनिक देंगे, पे ले खत्म कर आएँगे। देंगे। हाँ, तो उनका जो और बाय प्लान द था वे इन यही इन द चीज़ एंड कनाडा में भी चल रही है। एग्ज़ैक्टली मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो हुँ। उन्होंने श्रीलंका को एज़ अ रोल मॉडल बनाया, जितने भी ये ग्लोबल एलीट्स थे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और आईएमएफ और इन्होंने, कि भई अच्छा, हम श्रीलंका को जो है हम एज़ अ टेस्ट बेड बनाएँगे और अच्छा, उसपे हम अच्छा। ये ईएसजी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हुआ सही है कि जब उन्होंने 30% फर्टिलाइज़र बैन कर दिया स्ट्रेट अवे, तो ऑफ़ कोर्स उसकी उससे फूड प्रोडक्शन जो है वो इफ़ेक्ट हुई है। यानी कि जब आपकी अ, इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे बेस कर रही है और मेन प्रोडक्शन की क्या है टी, यानी कि वन ऑफ द मेन कैश क्रॉप्स जो है वो उनकी टी एक्सपोर्ट है। जब हुँ। आपकी टी एक्सपोर्ट जो है 30-40% जो है रिड्यूस हो जाए विद एन ईयर, तो उससे आप समझे ना कि आपकी इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा। और फिर जब लोकल प्रोडक्शन फूड की खत्म हो जाए, तो आपके जो अपने मुल्क में रहने वाले लोग हैं, आप उनको फीड नहीं कर सकते इनफ। हुँ। तो जब फूड क्राइसिस क्रिएट होता है, तो फिर ये सोशल अनरेस्ट सामने आता है। क्योंकि हमने हिस्ट्री में देखा है कि लोग हर तरह का जो है अब्यूज़ बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जब आपके पास खाने को ना हो ना, फिर लोगों ने सड़क पे निकलना है और एक-दूसरे को मारना है, और वही हुआ है श्रीलंका में। यानी कि इकोनॉमिक उसका तो रिज़ल्ट हमने सामने काफ़ी देर में आया, लेकिन पीछे अगर हम देखें साल 2 साल के अंदर, वो सारा ईएसजी मूवमेंट की वजह से उन्होंने फूड प्रोडक्शन अपनी इम्पैक्ट की, जिसकी वजह से लोगों के पास खाने को नहीं मिला और लोग सड़कों पे आके एक-दूसरे को मारना शुरू कर। तो यही पॉलिसी अब वो नीदरलैंड में भी अप्लाई कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में आपने पिछले दिनों में कुछ न्यूज़ देखी होगी कि फार्मर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो प्रोटेस्ट इसी हवाले से था कि गवर्नमेंट जो है वो उनको 30% फर्टिलाइज़र रिड्यूस करने पे मजबूर कर रही है। और यही ट्रूडो साहब जो हैं वो कनाडा में कर रहे हैं। अभी उन्होंने अच्छा, इम्प्लीमेंट नहीं कनाडा। किया है, लेकिन हाँ। उन्होंने फ्रेमवर्क पेश किया है अपनी कमिटी को कि भई हम बाय 2030 वी विल रिड्यूस 30% फर्टिलाइज़र। तो ट्रूडो ने फिर अभी भी उनको श्रीलंका नज़र नहीं आया कि वो क्या सिचुएशन रही है श्रीलंका के साथ और इस पूरे ईएसजी की ड्राइव अभी भी मैं देखता हूँ कि जो है ना, अभी भी काफ़ी एक्टिव है उसके अंदर। ठीक है, एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, आई वुड से कि जो ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट है उसको कम करना चाहिए, लेकिन उसके तरीके हो होने चाहिए। आई मीन हम तो बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, लेकिन हुँ। लोगों को बहुत चीज़ें विज़िबिलिटी होंगी, लोगों को जो नज़र आनी चाहिए, चाइना को नज़र आनी चाहिए, वेस्ट को नज़र आनी चाहिए। तो अभी ट्रूडो फिर भी उसके ऊपर उसी तरह से आगे चल रहा है। हाँ, वाली ये तुमने बहुत अच्छा सवाल किया, और अगर हम इसको अ, ओपन माइंड से एक्सप्लोर करें, तो हमें ये नज़र आएगा कि यार इट मेक्स, यानी कि ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि अगर आपकी एनर्जी पॉलिसीज़ इतनी लूज़ हैं कि आप ज़रा-सा भी उसमें चेंज करें तो आप पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है और वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट है, तो ऑफ़ कोर्स आपको काफ़ी केयरफुल रहना पड़ेगा इन एनर्जीज़ पॉलिसीज़ के हवाले से। लेकिन टाइम एंड टाइम अगेन हम ये देख रहे हैं कि जितने भी बड़े पॉलिटिशियंस हैं, ख़ास तौर पे जो ग्लोबल एलीट्स हैं, वो काफ़ी जो है वो एडमेंट है इस हवाले से। अब क्या वजह है वो हमें नहीं पता। अगेन फिर हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ की तरफ चले आएँगे, क्योंकि एक नैरेटिव ये भी है कि दिस इज़ ऑल बीइंग डन ऑन पर्पस, यानी कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का टारगेट है कि हमने ग्लोबल पॉपुलेशन को रिड्यूस करना है और एनर्जी कंज़म्पशन को रिड्यूस करना है। तो ये इसका एक बाय प्रोडक्ट है इन पॉलिसीज़ का। यानी कि हम देख रहे हैं जो डिज़ास्टर हो रहा है इन पॉलिसीज़ की वजह से, ये इनका वन ऑफ दोज़ इंटेंडेड आउटपुट है। यानी कि वो खुद चाह रहे हैं कि एनर्जी कंज़म्पशन जो है ओवर द टाइम पूरी वर्ल्ड की वो कम से कम हो। हुँ। फूड कंज़म्पशन कम से कम हो, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, उसको हम सस्टेन करें। तो ये तो इनका ओपनली नैरेटिव है, जो अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एजेंडा जाके पढ़ें। अब वो ऑफ कोर्स इन पॉलिसीज़ की वज़ह से जो बाय प्रोडक्ट के तौर पे नज़र आ रहा है, वो हमें इसकी तरफ नज़र आ रहा है। तो हो सकता है ये इनका इंटेंडेड एजेंडा हो, लेकिन अगेन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो हम इसको हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ की तरफ नहीं जाएँगे। लेकिन ऑफ कोर्स इससे आप काफ़ी सारे रिज़ल्ट्स जो हैं वो ड्राइव कर सकते हैं। तो और जो श्रीलंका में हुआ है बेसिकली, मैंने जैसे बताया था कि उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुई थी, और अगर आप एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, तो आपकी सबसे पहले एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इम्पैक्ट होगी। एक्सपोर्ट हाँ, इम्पोर्ट होने श्रीलंका की का वजह से मेरे ख़्याल से करेंसी। उसका डबल व्hammy हुई थी ना उसके साथ। एक तो वो ईएसजी चल रहा था और फिर कोविड आ गया हाँ, था।
तो जो उसका दूसरा मसला टूरिज़्म भी उनके टूरिज़्म बिल्कुल, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये दोनों हाँ, चीज़ें एक साथ जब हो जाएँगी तो फिर बाय एग्ज़ैक्टली। द वे यही यही री 2 रीज़न्स होंगे आई थिंक जो श्रीलंका। मेन मेन 2 रीज़न्स यही हैं क्योंकि ऑफ़ हुँ, कोर्स उनकी जो इकॉनमी थी वो हाइली डिपेंडेंट थी टूरिज़्म के ऊपर और एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में टी उनका नंबर 1 प्रोडक्ट था। तो जब हुँ, आप अपनी एग्रीकल्चर को जो है वो 30% रिड्यूस कर रहे हैं बाय बैनिंग फर्टिलाइज़र तो ऑफ़ कोर्स आपकी टी जो है वो इम्पैक्ट होगी। आप मज़ीद एक्सपोर्ट नहीं कर पाएँगे, कोविड की वजह से जो है वो टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, तो जो फॉरेन कैपिटल आना था, वो नहीं आया। तो हुँ, दोनों वजह से जो है वो आपकी करेंसी पे इम्पैक्ट आया। जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ऑफ़ कोर्स करेंसी जो है वो हिट लेती है और करेंसी हिट लेने की वजह से जो फॉरेन डेट है, वो आपका एक्स्पोनेंशियली बढ़ जाता है क्योंकि फॉरेन डेट जो होता है वो डॉलर में डिनोमिनेटेड होता है ना। तो अगर आपके लेट्स से $10 बिलियन का डेट था पहले, वो करेंसी डिवैल्यू होने की वजह से वो डेट जो है वो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स बढ़ गया। तब हुँ, और इस सिचुएशन में फिर आपको मज़ीद कैपिटल कोई नहीं देता। यानी अगर आपने मज़ीद फॉरेन डेट लेना है, तो लोग आपकी जो है वो रेटिंग देखेंगे, आपकी रेटिंग ऑफ़ कोर्स उससे इम्पैक्ट होती है। तो फिर इन द फ्यूचर आपको नज़र आता है कि आपको फिर नया डेट मिलने में बहुत मुश्किल होगी। तो ये सारे सिनेरियो में तो ये एक एज़ ए स्नोबॉल की तरह से काम किया है श्रीलंका में। एक तो उनकी फूड प्रोडक्शन कम हुई, इन्फ्लेशन बढ़ी उसकी वजह से, करेंसी ने हिट लिया, फॉरेन डेट बढ़ गया और फिर जब सारे चीज़ें मिल के करेंसी को मज़ीद प्रेशर करती हैं, तो फिर करेंसी मज़ीद डिवैल्यू होना शुरू हो जाती है। तो हुँ। यही हमने देखा है श्रीलंका में हुआ है और काफ़ी हद तक सिमिलर सिनेरियो हमारे पास पाकिस्तान में भी इस हवाले से थे। ऑफ़ कोर्स आईएमएफ की बेल आउट की वजह से वो थोड़ा-सा लेकिन पाकिस्तान प्रोलॉन्ग का हो मुझे गया। थोड़ा-सा डिफरेंस इस तरह से लगता है कि एक तो ये कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ कि हम पाकिस्तान में अब तक टेररिज़्म और डिफरेंट वजहों से हम उतना रिलायंट नहीं है टूरिज़्म की वजह से। तो कोविड ने हमें हुँ, एटलीस्ट टूरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया। प्लस ये कि हमारी एक्सपोर्ट्स फिर भी क्योंकि बड़ा मुल्क है तो थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट्स श्रीलंका से ज़्यादा ही हैं। प्लस ये कि हुँ, हमारी रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि श्रीलंका उसको मैच नहीं कर सकता क्योंकि श्रीलंका की पॉपुलेशन कम है, उस तरह से है नहीं। मेरे ख़्याल से ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो जिसकी वज़ह से पाकिस्तान शायद अब तक बचा हुआ है लेकिन गॉड नोज़ कब बिल्कुल, तक बचा हुआ है क्योंकि हालात तो सही नहीं है, जो एग्ज़ैक्टली, जो सिचुएशन चल रही है वो स्नोबॉल तो बनती जा रही है। बिल्कुल। ऑफ़ कोर्स पाकिस्तान का श्रीलंका से बहुत ज़्यादा हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की अपनी डायनामिक्स हैं। लेकिन मेरे पॉइंट जो था वो ये था कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक चैलेंजेज़ हैं, वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं जो हमने श्रीलंका में या टर्की में देखा, इन्फ्लेशन हुँ, या करेंसी डिवैल्यूएशन के हवाले से। क्योंकि जब आपके पास फॉरेन डेट होता है ना, फॉरेन डेट आपने यूएस डॉलर में ही पे ऑफ करना है। हुँ, ठीक है, उसकी आपने इंटरेस्ट पेमेंट भी यूएस डॉलर में करनी है और आप प्रिंसिपल तो अभी आप कर ही नहीं पा रहे, आप सिर्फ़ इंटरेस्ट ही पे कर रहे हैं और उसी को आप जो है रीडिज़ाइन करते हैं। तो हुँ, जब करेंसी हमेशा आपकी डाउनफॉल की तरफ जा रही है अगेंस्ट यूएस डॉलर, तो वो डेट जो है ना, वो मज़ीद जो है एक्सपेंसिव होता चला रहा है आपके लिए मज़ीद पे ऑफ करने के लिए। तो ये चैलेंजेस तो हमेशा पाकिस्तान के सामने रहेंगे, जब तक पाकिस्तान अपनी करेंसी को स्टेबलाइज़ नहीं करता और पाकिस्तान की करेंसी स्टेबलाइज़ करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है, आपको अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है और एक्सपोर्ट्स के लिए आपको ऑफ कोर्स जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है, वो बेहतर करना है, जिसमें सिक्योरिटी बिल्कुल। है, जिसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, और जिसमें चीप एनर्जी है। और एनर्जी पे हुँ। हमने अभी काफ़ी बात की कि एनर्जी तो चीप नहीं हो रही, तो इससे मज़ीद जो है वो हालात मुश्किल ही मतलब रहेंगे। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर पाकिस्तान के लिए कोई पूछे कि डॉलर को कैसे स्टेबल रखना है, तो इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको लाज़मी अपनी या तो रेमिटेंस बढ़ा लें, लेकिन रेमिटेंस बढ़ाने का हुँ, मतलब ये है कि कितने लोग आप बाहर भेजेंगे और कितने लोग वहाँ से पैसे भेजेंगे। तो वो तो एक एक फिक्स्ड नंबर है, उसकी सीलिंग है। उसमें आप हुँ, बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते। जो बिल्कुल, दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो एक्सपोर्ट्स का ही है और एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आपको रेडिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। वो छोटे-मोटे स्टेप्स से और जो हम हर दफ़ा कर रहे होते हैं, जो कंट्रोल कर रहे होते हैं करेंसी को, वो काउंटर इंट्यूटिव बन जाता है टुवर्ड्स जब करेंसी मैनिपुलेट होती है, तो वो काउंटर हुँ, मतलब कर रही होती है उसको जो एक्सपोर्ट्स आपकी हो रही होती हैं, तो वो भी फ़ायदा नहीं है। तो बिल्कुल, बेसिकली आपको एक्सपोर्ट्स ही बढ़ानी है अपनी ताकि डॉलर्स बाहर से आएँ। तो बिल्कुल। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट बिल्कुल भी नहीं है, जितने भी शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जाते हैं, जैसे अभी इसाक डार साहब आए हैं और इस वक़्त जो द न्यूज़ चल रही है, वो यही है कि डॉलर स्टेबलाइज़ होगा। वो डॉलर स्टेबलाइज़ कैसे करेंगे? वो बेसिकली मार्केट से डॉलर को बाय करेंगे सॉरी मार्केट से पाकिस्तानी रुपीज़ को बाय करेंगे बाय स्पेंडिंग डॉलर्स। तो यही तरीका होता है इंटरवेंशन का सेंट्रल बैंक की तरफ से। तो उससे होगा ये कि उससे आपके ऑलरेडी जो फॉरेन रिज़र्व्स इतने कम हैं, वो आप मज़ीद डिप्लीट कर देंगे बाय सेटिंग दीज़ मैनुअल इंटरवेंशंस। अच्छा तो वो इवन दो ये सही नहीं है, लेकिन मैंने अभी देखा है रिसेंटली इंडिया ने भी यही किया क्योंकि इंडिया की करेंसी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रही थी, तो उनके सेंट्रल बैंक ने भी ये काम किया है। लेकिन पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक प्रोबेबली बाइंड है आईएमएफ की तरफ से, लेकिन अगेन हमारी बिल्कुल, गवर्नमेंट्स को कुछ नहीं पता होता ना कि कल है, नहीं है, तो वो जो है ना आईएमएफ के
प्रोग्राम्स को भी जो है ना थोड़ा-सा उसको नेग्लेक्ट बिल्कुल, कर देती हैं और कुछ भी कर सकती हैं। तो वी आर नॉट अवेयर अबाउट थिंग्स व्हाट आर हैपनिंग। लेकिन जो मैंने कुछ चीज़ें अगस्त में देखी थी, REER जो रीड का जो नंबर था वो कुछ ऐसा था कि कुछ स्पेकुलेशन भी थी। तो डॉलर के आने से हो सकता है कुछ लोग जो है उस स्पेकुलेशन को कम कर दिया हो। लेकिन अगेन हाँ, बात वही है कि जो फंडामेंटल चीज़ है वो एक्सपोर्ट्स हैं। अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी और अगर बिल्कुल, करेंसी मैनिपुलेटेड रहेगी तो वो कभी भी हम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते। हमें हमेशा जो है ना हर 6 महीने बाद जो है ना इसी लूप में आ जाएँगे और लोगों की जो वेल्थ है वो उससे कंप्लीटली इम्पैक्ट हो जाएगी और वो प्लस ये कि लोगों का जब कॉन्फिडेंस खराब होता है, लोग डॉलर्स खरीदना शुरू कर देते हैं। हम खुद बात करते बिल्कुल, हैं कि भाई गोल्ड खरीद लें, तो गोल्ड खरीदना बिल्कुल। भी कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब आप मार्केट से जाके गोल्ड ले लें, गोल्ड भी जो है वो स्मगल्ड होके आ रहा होता है पाकिस्तान के अंदर। हुँ, तो इसलिए वो चीज़ भी सही नहीं है। तो इवेंचुअली जो भी बंदा काम कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, अगर प्रोडक्टिव होना है तो प्रोडक्टिव होने के लिए या तो आप एक्सपोर्ट का कोई काम शुरू कर दें या कोई आप लेट्स से फ्रीलांसिंग ये तो कर रहे हैं तो फ्रीलांसिंग का सॉफ्टवेयर हाउस में काम करें। कोई ऐसा काम करें जिससे आप पैसे बाहर से लेकर आ सकें या खुद ही बाहर चले बिल्कुल, जाएँ, ताकि आप बाहर से पैसे भेज सकें। बिल्कुल, नथिंग लाइक इट। बिल्कुल। और अम, ये यही एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ करने का, कि आप गुड्स एंड सर्विसेज़ प्रोड्यूस करें और उनको अ, ना सिर्फ़ अपने ही कंट्री में जो है उसको कंज़्यूम करें, बल्कि आप एक्सपोर्ट भी करें। तो ऑफ कोर्स जब आप गुड्स एंड सर्विसेज़ अपने कंट्री में कंज़्यूम करते हैं, उससे आपकी ऑफ कोर्स इम्पोर्ट्स जो हैं वो कम होती हैं, ठीक है? अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ जो है आप अपने मुल्क में बना रहे हैं, तो आप अपनी जो इम्पोर्ट्स हैं उनको कम कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मसला क्या है? पाकिस्तान के साथ मसला ये है कि इम्पोर्ट जो है ना वो एक्स्पोनेंशियली बढ़ती चली जा रही है। एक्सपोर्ट तो स्टैग्नेंट्स हैं, लेकिन आपकी क्योंकि इम्पोर्ट्स जो हैं बढ़ती चली आ रही हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेड बैलेंस है वो बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस है। तो और वो ज़्यादातर होता क्यों है? वो एलीट्स के लिए होता है। एलीट्स को अपने अय्याशियों के लिए चीज़ें बाहर से चाहिए होती हैं, तो वो इम्पोर्ट कराते हैं। अब इम्पोर्ट से होता है क्या कि आप डॉलर बाहर भेज रहे हैं, ठीक है? अब लोग अक्सर ये एक्सक्यूज़ करते हैं कि भई कुछ लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो वो क्यों ना इम्पोर्ट करें। अगर आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, तो होता ये है कि आप बेसिकली डॉलर जो है वो बाहर भेज रहे हैं उन चीज़ों को खरीदने में। तो हुँ। डॉलर आउटफ्लो होता है उससे। तो और उसकी वजह से जो है वो ट्रेड बैलेंस आउट होता है। ट्रेड बैलेंस आउट होगा तो ऑफ कोर्स आपकी लोकल करेंसी पे इम्पैक्ट आता है। एक चीज़ तो जो हम थोड़ा-सा दुआ कर सकते हैं वो यही कि ऑयल प्राइसेज़ कम हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान का मेजर जो एक्सपोर्ट जो बाहर डॉलर जा रहे होते हैं वो एक एनर्जी हुँ, बिल काफ़ी बड़ा है। तो अगर ऑयल प्राइसेज़ कम हो जाएँगी, लेकिन वही बात है, ऑयल प्राइसेज़ हमने कम होते हुए देखी हैं और 1-1 साल तक कम रही हैं, लेकिन वो फिर होता क्या है, गवर्नमेंट पास ऑन करना शुरू कर देती है उस फ़ायदे को जस्ट टू टेक पॉलिटिकल माइलेज, और उसके हाँ, बाद वो पैसे बचते नहीं हैं, वो पैसे खर्च हो जाते हैं और फिर अगले साल हम बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। बिल्कुल। और नॉर्मली सब्सिडाइज़ होती हैं। अगर आप लोकल डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करें, जितनी भी ऑयल प्राइसेज़ हमने देखी हैं पास में, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, वो सब्सिडी की वज़ह से होती हैं। हुँ, वो ऐसा नहीं होता कि जो ऑयल प्राइसेज़ दुनिया में जो है वर्ल्ड लेवल के ऊपर कम हो रही हों। लास्ट एट लीस्ट 10 ईयर्स में तो हमने देखा है कि क्योंकि ये सेक्टर हाइली स्कार्स रहा है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो ऑफ कोर्स जब आप उसमें कैपिटल नहीं डाल रहे, तो आप उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं कर रहे। एनर्जी हुँ, कंज़म्पशन तो बढ़ रही है ओवर द टाइम। हुँ, तो जब हुँ। आप उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे, तो ऑफ कोर्स ओवर ओवर द लॉन्ग रन उसकी प्राइस तो बढ़नी है। यानी कि सिंपल डिमांड सप्लाई का रूल है। तो अम, अ, इमीडिएटली तो इसपे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये एनर्जी इतनी जल्दी आप ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर सकते। तो इन द आई थिंक नेक्स्ट 1 टू 2 इयर्स आई एम वेरी बुलिश ऑन एनर्जी। ख़ासतौर पे जो ट्रेडिशनल सोर्सेज़ हैं, ऑयल, कोल, तो इनमें तो कभी काफ़ी जो है डिमांड इनकी रहेगी। अनलेस राइट। समथिंग ड्रामेटिकली समथिंग चेंज, अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए जिसकी वजह से वो क्विकली जो है वो ट्रांसफ़ॉर्म कर दें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जो अभी बहुत मुश्किल है नज़र आना। हाँ, तो लेकिन उस हवाले मतलब से अगर अगर ये एक और साइड टॉपिक हो सकता है हमारी इस हुँ, डिस्कशन का, कि वो जो बात करते हैं ना सोलर की और ईवीज़ की, तो हुँ, सोलर आई एम बिग प्रोपोनेंट ऑफ द सोलर, लेकिन उसमें जो पॉइंट आ जाता है बैटरीज़ का, वो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है जो कि पाकिस्तान में, क्योंकि सोलर नया-नया आया है तो लोगों को अभी बड़ा चार्म नज़र आ रहा है उसमें, और है भी चार्म उसके अंदर। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर कोई बंदा चाहता है कि सुकून वाली ज़िंदगी ले, तो उसके लिए सोलर लग जाना चाहिए। ठीक है, उसकी कॉस्ट आपकी शायद नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा हो, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम भी शायद ज़्यादा हो, लेकिन उसका जो पीस ऑफ माइंड वाला एस्पेक्ट है वो शायद वेस्ट में हमें ना मिले। शायद बल्कि वेस्ट में मैंने देखा अभी वो फ्लोरिडा में जो फ्लड्स आए थे, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने अपनी सोलर को दिखा रहे थे कि यार देखो हमने सोलर लगाया हुआ है और उसकी वजह से जो है हमको अनइंटरप्टेड पावर मिल रही है। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो बैटरीज़ का जो आता है, और बैटरीज़ की जो कॉस्ट होती है, वो तो अभी कहीं कम होती भी नज़र आ नहीं रही है। इनफैक्ट ईवीज़ के अंदर भी जो बिल्कुल। जो कॉस्ट है ईवीज़ के अंदर, वो सबसे बड़ी बैटरीज़ की है। अभी पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया में जो ईवीज़ आ रही हैं, वो अभी नया एक फिनोमेना है। यूएस के अंदर पहले से है, लेकिन अब जब रिप्लेसमेंट की टाइम आता है,
तो वो हुँ, पता चलता है कि उसकी असल कॉस्ट है क्या ईवी के अंदर, खास तौर पे। मतलब बिल्कुल, घर के लिए तो चलो, घर की यूटिलिटी तो पूरा घर यूज़ कर रहा है, तो उसके अंदर चलो एक आप यूज़ कर भी सकते हैं, उसके अंदर उसकी यूटिलिटी भी नज़र आती जस्टिफ़ाई है, कर सकते हैं आप। हुँ, जस्टिफाई भी है वो। लेकिन ईवीज़ के अंदर मुझे समझ नहीं आती कि बैटरीज़ किस तरह हुँ। से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉस्ट बेसिस के ऊपर। और वो भी, और अगर आप टोटल उसकी ईएसजी वो देखें, जो उन्होंने मॉडल बनाया है, बैटरीज़ के अंदर जो जो मेटल यूज़ होता है वो या तो निकल होता है या कॉपर होता है, हुँ, ठीक है? और या लिथियम होता है। तो उसको तो आपने माइनिंग करके ही निकालना है, राइट। और माइनिंग के अंदर आपको ट्रेडिशनल एनर्जी ही चाहिए। ऑयल पावर्ड जनरेटर्स, ऑयल पावर्ड क्रेन्स, वही चाहिए। और एक जो नेगेटिव पॉइंट ईएसजी में ये लोग यूज़ करते हैं कि हमने मज़ीद ड्रिलिंग नहीं करनी ऑयल के लिए या मिनरल्स के लिए। तो हुँ, वो ड्रिलिंग तो आपने फिर भी करनी है। राइट, आपको निकल निकल चाहिए, आपको कॉपर चाहिए, आपको बिल्कुल, लिथियम चाहिए फॉर दीज़ बैटरीज़। बिल्कुल। और होता ये है कि जितने भी ये जो ईएसजी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, ये अपने आप को बहुत पाक-साफ दिखाते हैं कि भाई देखो, हमारे मुल्क में कोई ड्रिलिंग नहीं हो रही और हमारी ईएसजी रैंकिंग बड़ी अच्छी है। लेकिन सारी ड्रिलिंग हो रही है वो वो जो अफ्रीका पुअर में कर रहे कंट्रीज़ हैं। हैं, हाँ, अफ्रीका में या लैटिन इवन अमेरिका में। अफ़गानिस्तान में करेंगे अब वो, बिल्कुल। अगर मिल गया उनको अवा एक्सेस। यूरेनियम के सबसे बड़े ज़खायर इस वक़्त अफ़गानिस्तान में है, और वहाँ पे एक एक जो नैरेटिव पेश किया था कि जंग का, वो यही था कि वहाँ से उन्होंने यूरेनियम जो है वो एक्सपोर्ट करनी थी। ख़ैर, लेकिन पॉइंट मेरा ये है कि ईएसजी जो फ्रेमवर्क है ना, वो काफ़ी हद तक जो है वो मिसगाइडेड है, क्योंकि वो अपने आप को दिखाते हैं बड़े पाक-साफ धुले हुए, लेकिन जो सारी ड्रिलिंग हो रही है वो दूसरे कंट्रीज़ में हो रही है, और उनको ऑफ कोर्स जो है कोई इस तरह का इंसेंटिव नहीं मिलता। हुँ, वैसे लास्ट टाइम मतलब मेरी वैसे नॉर्मल पॉडकास्ट पे तो नहीं, वैसे ही हमारी बात हो रही थी कि जो ईवीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं, उसकी उसकी क्या कंपैरिज़न है आजकल कनाडा में? अगर हम चेंज करना चाहें, 5 साल पुरानी या 6 साल पुरानी गाड़ी की अगर बैटरी खराब हो जाती है, उसकी लाइफ चलो 7 साल भी कर लें, तो उसके बाद ठीक है, उसने आपको पेट्रोल के अंदर फ़ायदा दिया है, गैस उसके अंदर नहीं डली है, लेकिन उसके बाद जब उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, वो कितनी होती है और किस तरह से आपको इम्पैक्ट करती है अगर एक रेगुलर कस्टमर है? इसका मेरे पास एक्यूरेट फिगर्स तो नहीं है, लेकिन हाँ, मेरे एक पर्सनल दोस्त ने करवाई थी। निसान की जो लीफ है, उसकी बैटरी चेंज करवाई थी। निसान लीफ की एक छोटी गाड़ी है, वो ईवी है। तो वो उन्होंने उसका मुझे इनवॉइस जो दिखाई थी, वो 28,000 कैनेडियन डॉलर्स थी, जो आई थिंक बिटवीन 5 टू 7 इयर्स की आपको गारंटी देते हैं कि वो चलेगी। ये तो 28,000 की ली थी उन्होंने 5 साल पहले। नहीं, अभी रिसेंटली उन्होंने रिप्लेस करवाई है बैटरी। बैटरी रिप्लेस कराई है 28,000 की। हाँ, ओके, अच्छा, अच्छा। बिल्कुल। तो ओके। ऑफ कोर्स हर गाड़ी की एक डिफरेंट उसके होंगी, क्योंकि डिफर करती है मॉडल टू मॉडल, मैन्युफैक्चर टू मॉडल टू मैन्युफैक्चर। मॉडल यूसेज के ऊपर हाँ, भी डिपेंड करती होगी और हाँ। हाँ, हाँ। लेकिन अच्छा जो तो मैंने अब तक सुना है कि हाँ। बैटरीज़ आर नॉट चीप टू रिप्लेस। यानी कि आपको ये हुँ, 5 साल का रन तो देगी, लेकिन जब 5 से 7 साल के बाद आप बैटरी रिप्लेस करेंगे, इट विल हुँ, कॉस्ट यू ऑलमोस्ट हाल्फ ऑफ द वर्थ ऑफ द कार। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल टेस्ला इस वक़्त जो है 78 टू $80,000 की मिलती है, जो उसका बेस मॉडल है। हुँ, अ, और अगर आप 5 साल के बाद बैटरी चेंज करवा रहे हैं, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड $30,000-40,000। सो 5 साल नहीं अम, भी तो 7-8 साल हुँ, बाद चेंज कराएँगे तब भी आपको वो 50% ऑफ द कॉस्ट पड़ेगी। बिल्कुल। और बैटरी प्रोबेबली सब्सिडाइज़ नहीं होगी। कार जब खरीद रहे होंगे वो सब्सिडाइज़्ड प्राइस में मिल रही होगी। ऐसे ही मेरे ख्याल से हाँ, है। और सब्सिडीज़ जो हैं वो टाइम बाउंड होती है ना, यानी कि हाँ। अभी जो सब्सिडीज़ दे रही है गवर्नमेंट, 3 साल बाद क्या सब्सिडीज़ होंगी, हू नोज़? हुँ, तो आपने हुँ। तो एक लॉन्ग रन अपना टीसीओ देखना है ना, अगर टीसीओ आपका लॉन्ग रन इतना हेल्दी नहीं है कंपेयर टू गैसोलीन कार्स, फिर ऑफ कोर्स आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ती है वो। राइट। चलो यार यासीन, ज़बरदस्त ज़बरदस्त हमारा ये होपफुली लोगों को भी पसंद आ रहा हो ये इनिशिएटिव। और आई होप आप प्लीज़ कमेंट में लिख के बताएँ कि नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए। वैसे कुछ लोगों ने क्रिप्टो की बात की थी, तो हम क्रिप्टो पे डेफ़िनिटली बात करेंगे, बल्कि हम लोगों का प्लान इसका क्रिप्टो का करने का था, लेकिन फिर हमारा ये एक एनर्जी क्राइसिस चल रहा है यूरोप में, हमने कहा पहले इसको कवर करते हैं, फिर आफ्टर दैट क्रिप्टो। और अगर कोई और लोगों को कुछ और टॉपिक समझ में आता है, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में लिख के बताएँ। और नेक्स्ट अगर लाइव सेशन करना है, तो उसके बारे में भी बताएँ। ताकि अगर उसको प्लान करना है तो उसके टाइमिंग्स क्या हों और किस तरह से करें, तो वो भी ज़रूर कमेंट में लिख के बताएँ। यासीन, फाइनल बिल्कुल। वर्ड्स फ्रॉम यू फॉर दिस? नो, आई थिंक आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ या रीड कर रहा हूँ, आई आई लाइक टू शेयर विद अ लॉट ऑफ पीपल, सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू शेयर जो भी हम पढ़ रहे हैं, या अपनी अपने लिए पढ़ते हैं, या अपनी अपनी खुद की नॉलेज बढ़ाने के लिए। तो आई थिंक इससे काफ़ी लोगों को खुद सीखने को मिलता है। तो चलो जो यार ज़बरदस्त। हाँ, जो बिल्कुल, जो कुछ भी बिल्कुल। हम मैं या तुम पढ़ रहे हो या मैं पढ़ रहा हूँ, हम जो भी अपनी आप रिसर्च करते हैं, तो आई थिंक इट्स बेस्ट टू शेयर विद द कम्युनिटी, ताकि सबको इससे फ़ायदा हो। हाँ, और मैंने देखा है कि उर्दू के अंदर इस टाइप का कंटेंट आपको ईज़िली नहीं मिलता। आपको इंग्लिश में तो काफ़ी मिलता है,
लेकिन उर्दू इवन में इवन ऐसा इंडियन कंटेंट जो है इंडियन हिंदी कंटेंट भी मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको हाँ, उर्दू कंटेंट आपको आप लोगों ने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिए हैं व्हिच इज़ वेरी गुड हुँ, एक्चुअली। लेकिन फिर भी पर्सनल फाइनेंस को नहीं देखते लोग और बिज़नेस एस्पेक्ट को नहीं देखते, तो वो ल लोग करेंगे डेफिनिटली जैसे-जैसे हुँ, टाइम गुज़रेगा वैसे-वैसे अवेयरनेस आनी चाहिए और आ रही है लोगों में। तो बिल्कुल, चलो यार ज़बरदस्त। और आई होप जो जो लोग ये पॉडकास्ट काइंड ऑफ थिंग देख रहे हैं, वो यासीन को भी फ़ॉलो करें, उसके उसके सोशल मीडिया हैंडल्स मैंने डाल दिए हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एंड प्लीज़ डू फ़ॉलो हिम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें चैनल को। और अगेन इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट ज़रूर करें ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े, आगे शेयर बिल्कुल, करें अपने अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें ताकि उनको भी शायद उसके अंदर कोई वैल्यू मिले। अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें इसको। एब्सोल्युटली, अ, ओके यार यासीन, थैंक्स फॉर कमिंग टू द शो। और फिर डेफिनिटली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बाय। 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 आई होप कि आपको पॉडकास्ट पसंद आई हो, और अगर वैल्यू मिली हो इस पॉडकास्ट से तो प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और आपको अगर चैनल को सपोर्ट करना है तो डिफरेंट तरीके हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, उनसे आप सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम जो पॉडकास्ट की थी यासीन के साथ, यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया है, वो जाके आप देख सकते हैं। यासीन के चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक वीडियो मैंने बनाई थी प्रोडक्टिविटी के ऊपर। प्रोडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी वेल्थ क्रिएशन के अंदर। अगर आपको प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है तो यहाँ पर एक वीडियो लगा दी है, उसको जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।